कल आपने हमारी एक्सप्लेनर सीरीज का जो वीडियो देखा उसमें हमने बात की धान की रोपाई की। भगवंत मान सरकार ने एक ऐलान किया कि 1 जून से धान की रोपाई की जाए। इसके इसे लेकर कई तरह की बहस शुरू हो गई, ये सही है या गलत है। इस पूरे मुद्दे पर हमने बात की, इससे जुड़े हर सवाल का जवाब हमारे एडिटर मिस्टर ओम प्रकाश ने दिया। ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं वो उसी का सेकंड पार्ट है। बात इसलिए करने वाले हैं, उससे जुड़ा एक बहुत ही खतरनाक फैक्ट है जिसे अगर मैं बता रही हूँ आपको तो आपको शायद हैरानी होगी। फैक्ट ये है कि पंजाब, जहां धान की रोपाई को लेकर हमने बात की, वहां सिर्फ 20 साल का पानी बचा है। पंजाब में सिर्फ इतना पानी बचा है कि वहां 20 साल तक ही सर्वाइवल हो सकता है। 20 साल बाद पंजाब में अकाल जैसी स्थिति आ सकती है, वहां पानी नहीं बचेगा। जो फैक्ट रिसर्च सामने आ रही है उसमें यह भी बताया गया है कि अगले 10 साल में पंजाब में 100 मीटर की गहराई पर आपको पानी नहीं मिलेगा। ये हैरान करने वाले खतरनाक आंकड़े मैं नहीं कह रही हूँ, ये सामने आए हैं, एक्सपर्ट की मार्फत सामने आए हैं, रिसर्च में सामने आए हैं। और ऐसा क्यों हुआ? जब ये सवाल उठता है तो जवाब आता है धान। धान की खेती, पंजाब में होने वाली धान की खेती। ये सारी कहानी क्या है? क्यों शुरू हुई धान की खेती? कैसे हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि पंजाब में पानी का क्राइसिस दिखने लगा है, सामने आने लगा है। धान की रोपाई पर कानून बनाना पड़ता है। ये फैसला सरकार लेती है कि कब रोपाई की जाए, कब नहीं की जाए, कब कटाई की जाए। पूरा मामला क्या है? पंजाब में धान की कहानी, पराली की कहानी और पानी की कहानी। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में। मेरे साथ होंगे हमेशा की तरह इन मुद्दों के जानकार और किसान तक के एडिटर मिस्टर ओम प्रकाश। तो एक बार फिर बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका इस वीडियो में। और हम उसी मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं जिस पर पिछले वीडियो में हमने बात की थी। मैंने शुरुआत में दर्शकों को बताया कि ये फिगर्स, ये फैक्ट सामने आए हैं कि पंजाब में सिर्फ 20 साल का पानी बचा है जी। और ये भी सामने आ रहा है कि इसकी वजह धान है। तो अब सवाल ये उठता है ना कि क्या पंजाब में धान की खेती होनी चाहिए ऐसे में जब हमारे सामने इतना खतरनाक फैक्ट है? देखिए, धान का जो मुद्दा है, इसका समाधान खोजने की ज़रूरत तो है ही है, लेकिन हम पहले ये समझते हैं कि ये शुरुआत कैसे शुरुआत हुई। कैसे? बिल्कुल, हाँ, मैं पहले भी उस यही पे चाहती समझते हूँ हैं जी। और सबको भी ये समझने की ज़रूरत है कि पंजाब में इतना क्राइसिस क्यों आया। तो जब हम 60 के दशक में जाते हैं, जब भारत में अकाल अकाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम खाने का पूरा खाद्यान्न संकट था। खाद्यान्न का संकट था, हम दूसरों पे डिपेंड थे। खासतौर पे यूएस से गेहूँ आता था, लाल गेहूँ आता था। तो उस वक्त ये तय किया गया कि हरित क्रांति की बात की गई। हरित क्रांति कैसे हुई, इस पे भी हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, जी। क्योंकि हर बात में एक वीडियो है, एक जी, सब्जेक्ट एक है, उस सब्जेक्ट पे है। भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मुद्दा था कि तब हमें अनाज का उत्पादन बढ़ाना था। तब जब 60 के दशक में ये सब शुरू हो रहा था कि हमें ज़्यादा पैदावार बढ़ानी है, नई वैरायटी ले आनी है और उस पे काम करना है, तब वहाँ पे जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड था उसका सिर्फ 4% पे 4-4.5% इतना ही एरिया में धान की खेती होती थी। जी। बाकी 95% से ज़्यादा 96% के आसपास की जो खेती थी वो दूसरे, उसमें तिलहन था, कॉटन था, उसमें मोटे दालें थी, अनाज थे। मक्का था। हाँ, ये सारी चीज़ें थी। तो बहुत डाइवर्सिफाई वहाँ का पूरा एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, भी हाँ। बहुत डाइवर्सिफाई था वहाँ। अब जो है हमने देखा कि 40-50 साल में वहाँ पे मोनोकल्चर हो गया, 2 फसलों का कल्चर हो गया और उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। जल संकट के तौर पे भूमि की, ज़मीन की उर्वरा शक्ति लगातार उसका ह्रास होने लगा, उसके तौर पे आने लगा। और इस वक्त आप सोचिए कि 60 के दशक में जो मुश्किल से 4.5 से 5% था एरिया धान का, इस वक्त आप ये समझिए करीब 46% के आसपास एरिया है धान का। टोटल जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके 46% एरिया पे धान की खेती होती है और उसमें एक बड़ा पार्ट बासमती का है, लेकिन उससे भी बड़ा पार्ट नॉन बासमती का है, जिसकी कीमत बहुत कम होती है। जी। अब ये मुद्दा है कि इसका समाधान क्या किया जाए। अब ये मुद्दा इतना बढ़ गया है कि पराली
और पानी दोनों के बीच में हम झूल दोनों रहे से हैं, समस्या से दोनों के परेशान बीच में है। हम झूल रहे हैं। एक को समाधान करते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है, दूसरे करते हैं तो तीसरा गेहूं पे आ जाता है। लेकिन मेजर मुद्दा है पराली और पानी का। पानी का। तो एक सवाल मैं पूछूं आपसे बीच में, आपने कहा कि 1960 में ये हरित क्रांति आई और उसके बाद धान की, यहाँ पे गेहूं की 60 के दशक में आई। और उसके बाद गेहूं और धान यहाँ मेजरली उगाया जाने लगा। लेकिन कुछ भी जब स्टेप लिया जाता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, ये तो एक बड़ा फैसला है ना, तो इसमें कृषि एक्सपर्ट्स का पूरा योगदान रहा होगा, उनकी सलाह मशवरा हुआ होगा कि अब आप धान उगाइए। तो तब उन्होंने कोई टारगेट सेट नहीं किया। जैसे आप जानते हैं हमारे भी तो टारगेट सेट होते हैं नौकरी में कि 1 साल में आपको इतने नंबर लाने हैं, तो वो टारगेट एक समय बाउंड नहीं किया गया कि इतने ही दिन आप ये करिए, खाद्यान्न संकट से जैसे ही हम मुक्त होंगे आगे बढ़ेंगे और फिर से हम पंजाब के उसी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे आएंगे जो बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हैं फसलें। ये नहीं रखा गया, अनंत काल के लिए शुरू हो गया और आज हम स्टेज पे पहुंचे। देखिए अभी जब पंजाब की बात होती है जी, तो बात होती है कि सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, बिल्कुल, है ना। लेकिन न तो वहाँ मक्के की फसल बची, ना न तो सरसों की। की फसल जी, बची। और बहुत बहुत बड़ा फैक्ट ओपी जी इस समय बता हाँ, रहे हैं कि पूरा कल्चर जो एग्रीकल्चर से जुड़ा था वो ध्वस्त हो चुका है। ना वहाँ एग्रीकल्चर बचा है और ना कल्चर बचा है। मक्का भी बाहर से ले रहे हैं वहाँ के लोग, सरसों भी बाहर से सरसों ले की रहे हैं। अब थोड़ी मोड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन वो हाँ, कोशिश बहुत इतनी कम लेवल कामयाब पे नहीं है। है। हाँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि रिटर्न है, उस पे बाद में हम लोग जाएंगे। जी, अभी मुद्दा ये है कि मैं टाइम बाउंड की बात कर रही हाँ, थी। हाँ, टाइम बाउंड की बात जो आप कर रही थी, ये निश्चित तौर पे होना था, ये हुआ नहीं। हुआ इस नहीं। तरह हुआ नहीं, लकीर के फकीर बन के रह गए। तब जरूरत थी, निश्चित तौर पे जरूरत थी देश को, उन्होंने किया। और बहुत ही पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनकी जो मेहनत को हमेशा सैल्यूट किया जी, जाएगा जी, कि उन्होंने भारत को भुखमरी से बाहर निकाला। जी, लेकिन इस वक्त वो 2 फसलों के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं और खास तौर पे धान के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। और वो दुष्चक्र इतना बड़ा है कि उनके पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का पानी का संकट, जैसे संकट। आपने बताया 20 साल की बात, अगर 20 साल नहीं, ये मान लीजिए 50 साल भी हो कि 50 साल बाद पानी जी, खत्म जी, हो जाए, तब भी एक बड़ा संकट है, संकट है। बिल्कुल संकट तब भी है। एक बड़ा संकट है। हम 20 साल को अगर बढ़ा भी लें, थोड़ा सा उसमें लिवरेज ले लें, लेकिन मुद्दा यहाँ ये है कि जब ये धान का हमारे पास पर्याप्त भंडार हो गया, तब जिन लोगों को ये कहना चाहिए था कि नहीं अब धान का हो गया, अब आप दूसरी फसलों पे शिफ्ट हो जाइए वरना आपको नुकसान होगा, उन्होंने समय से इनको आगाह नहीं किया। और इसकी एक वजह है, जो बड़ा मुद्दा है एमएसपी, जी, इसकी एक वजह एमएसपी भी रही है कि एमएसपी पे सबसे ज़्यादा वहाँ धान गेहूं की खरीद हुई है। इवन जितना पैदा होता है 97% तक एमएसपी पे खरीदा गया। खरीदा जाता अगर है। 100 क्विंटल पैदा हुआ पंजाब में, फर्ज कीजिए सिर्फ 100 क्विंटल पैदा हुआ, तो 97 क्विंटल का खरीद सरकार ने एमएसपी पे कर ली। अब उनको एक मुश्त पैसा इसका मिलने लगा, तो बाकी फसलों पे उस तरह की बात सरकार की ओर से नहीं की गई। तो ये सरकार की पॉलिसी मेकर्स का भी दोष रहा कि एमएसपी, धान गेहूं पे इतना फोकस किया गया एमएसपी पे, और बाकी जैसे मोटे अनाजों की एमएसपी दे सकते थे। एमएसपी घोषित है लेकिन एक्चुअल में देते नहीं, मिलती नहीं। एमएसपी घोषित है तिलहन पे, लेकिन एक्चुअल पे खरीद नहीं होती। लेकिन धान गेहूं की खरीद हो जाती है। इसलिए किसान साल दर साल उसको लगा कि हमारा तो प्रॉफिट इसी में हो रहा, प्रॉफिट के चलते, अपनी आजीविका चलाने के चलते वो करता गया। सरकार को जहां इंटरवीन करना था, किसी वैज्ञानिकों को जहां इंटरवीन करना था, वहां पे उन्होंने अपना काम नहीं किया। इसलिए ये इतना बड़ा क्राइसिस है। और ये पंजाब के किसान भी महसूस कर रहे हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, धान की खेती छोड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि धान की खेती अगर छोड़ते हैं तो क्या दूसरी फसलों को सरकार खरीदेगी, क्या दूसरी फसलों पे भी उसी तरह का रिटर्न मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल है। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि जितनी भी हमारी बातें होती हैं, अगर आप एक सिस्टम में हैं, उस सिस्टम को बदल के, जिससे आपको अच्छी अर्निंग हो रही है, दूसरे सिस्टम पर आना एक मुश्किल काम होगा। हम बात करें कि धान उगा रहे हैं पंजाब के किसान, उससे वाटर क्राइसिस पैदा हो सकता है और हो भी रहा है, लेकिन वो धान छोड़ के कुछ और उगाने लग जाएं तो ये फैसला उनके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम धान पे ही रहें तो क्या धान की ऐसी वैरायटीज भी हैं कि भाई ये आप उगा, क्योंकि ये भी तो एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, साइंटिस्ट अलग अलग वैरायटीज लाते रहते हैं, तो धान की ऐसी वैरायटी आई हैं जो कि शायद कम समय में ज्यादा धान हो जाए या कम पानी इस्तेमाल हो, वैरायटीज पे कुछ आप बताएंगे? ये आपको बहुत अच्छा सवाल है और इस पे काम हो रहा है निश्चित तौर पे। अच्छा। अभी देखिए जो धान की फसल है वो अमूमन 4 महीने की फसल होती है, 120 दिन की। 120-25 दिन जनरली 4 महीने माना जाता है।
तो 4 महीने की फसल होती है, लेकिन पंजाब में एक धान की वैरायटी थी जो सबसे लोकप्रिय वहाँ की वैरायटी थी, पूसा 44। अच्छा, पूसा का बना कब हुआ से थी ये ये वैरायटी? काफ़ी पुरानी है। अच्छा, इस पे 44 पे भी एक पूरी अलग कहानी हो कहानी है सकती है, जी। लंबी कहानी है इसकी भी। हाँ, मतलब ये शॉर्ट यहाँ के में। लिए नहीं बनी थी, एक अच्छा, चीज़ बता देता हूँ। बनी कहाँ थी, पंजाब में ही? नहीं, ये किसी दूसरे स्टेट के लिए बनी थी, अच्छा। ये वैरायटी तैयार हुई थी, हम्म, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसे देखा टेस्ट करके तो बहुत उनको अच्छी लगी। अच्छी लगी, हाँ, अच्छा उसका रिजल्ट रहा, हम्म, तो यहाँ के लोगों ने अपना लिया। जिस राज्य के लिए बनी थी हम्म, उस राज्य का नामो निशान नहीं रहा अब इसमें। ये अच्छा, पंजाब की फसल हो गई पूसा 44, पूसा एक्चुअली 44। दूसरे राज्य के लिए बनाई गई थी। अच्छा। हम विषयांतर हो जाएंगे, उस पर अलग कर लेंगे हम लोग। हम्म, लेकिन मुद्दा ये था कि पूसा 44 का 155 दिन लगता था पूसा अच्छा, 44 में, और अच्छा, हाईएस्ट यील्ड, हाँ, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, हम्म, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी। लेकिन टाइम लगता था, जहाँ 4 महीने नॉर्मल लगता है वहाँ हम्म, पे आपको मतलब और करीब 20-30 दिन ज्यादा। हाँ 5 महीने के आसपास 5 आप महीने। मान लीजिए हम्म, 5 महीने का वक्त लगता मतलब था। इसमें उत्पादन अच्छा हो जाता था, लेकिन हाँ, टाइम भी बढ़ टाइम, जाता अब था। जितना टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा पानी का पानी का कंजम्पशन वही होगा। वही बात है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या हुआ, पहले तो इस पे बैन लगाया गया। अच्छा, पूसा सरकार 44 पंजाब में बैन पंजाब है? में बैन कर दी गई, अभी भी सिर्फ बैन है? हाँ अभी बैन कर दी गई। अच्छा, अभी 2 साल पहले बैन लगाया गया अच्छा, कि इसका कोई बीज नहीं तैयार करेगा, कोई रोपाई नहीं करेगा। ओके। इस पे सरकार ने बैन लगा दिया कि ये और पानी इसका का फिर वो किस्म आनी भी पानी बंद का हो गई होगी? हाँ, अब हाँ, क्योंकि ये किस्म चोरी छिपे कोई लगा ले वो अलग चीज़ है। अच्छा, लेकिन चूंकि अब 4 महीने की बजाय 5 महीने अगर फसल ले रही है, तो निश्चित तौर पे 1 महीने का एक्स्ट्रा पानी उसको पानी लेना बिल्कुल, पड़ेगा। हाँ, और ये इतनी लोकप्रिय वैरायटी थी अच्छा, कि ये जो है सबसे ज़्यादा एरिया इसी का था। अच्छा, तो इसलिए पानी का संकट पैदा करने में एक बहुत बड़ा इसकी भी रोल है इसका पूसा भी पूसा 44 44 का। का, तो इसको बैन किया गया। और उसके बाद उसको रिप्लेस करने के लिए 2016 में PR 126, अच्छा, है ना, परमल 126 के नाम अच्छा, से लाया गया। एक वैरायटी है, पंजाब में ही डेवलप की गई, और इसका ड्यूरेशन है सिर्फ 93 अच्छा, डेज। और यील्ड यील्ड थोड़ी सी कम है कम इसमें, है? लेकिन एक समस्या और आई इसमें। हम्म, इसको लगा लिया किसानों ने। हम्म, पिछले साल धान खरीद में बड़ी प्रॉब्लम आई, उसमें समस्या आई। समस्या ये आई कि जो पूसा 44 था, सरकार क्या करती है, देखिए जो मैं कह रहा था कि एक समस्या समाधान करिए दूसरे पे दूसरी, शिफ्ट हो जाता है। जी, सरकार क्या करती है कि चावल स्टोर करती है, लेकिन किसान से खरीदा जाता है धान। तो धान जाता है मिलों पे, मिलों में मिलिंग होती है, उसके बाद वो अलग होता है। सरकार FCI के गोदामों में ले जाकर उसे स्टोर करती है। ये प्रोसेस है। सीधे धान स्टोर नहीं किया जाता कभी भी। धान खरीदा जरूर जाता है, ठीक है। लेकिन धान स्टोर नहीं किया जाता। धान मिल पे जाता है, मिलिंग का वो चार्ज लेता है मिल वाला, और वहां से पैक करके वो भेज देता है FCI को। अच्छा, तो सरकार चावल स्टोर करती है। अब इसका एक मानक है कि 1 क्विंटल चावल, अगर 1 क्विंटल धान खरीद के जा रहा है, सरकार ने धान खरीदा, मिल को दिया, 1 क्विंटल धान गया, उसमें 67 किलो 67 kg रिकवरी होनी चाहिए। अच्छा, 1 क्विंटल चावल मतलब 67 निकलना किलो चाहिए। निकलना चाहिए। 1 क्विंटल अगर धान की मिलिंग हो रही है, हाँ, तो 67 किलो निकलना चाहिए अच्छा, 1 क्विंटल में। तो ये पूसा 44 में तो 67 निकलता था, अच्छा, उससे ज़्यादा भी निकल जाता था। अच्छा, जब PR 126 की बात आई, जो 93 डेज में हो रही है, इसका जो मुद्दा आया, इसमें एक समस्या आई। वो समस्या ये आई कि इसमें 60 से 62 किलो रिकवरी सिर्फ निकली, अच्छा, है ना। तो इसमें अब मिल वालों ने इसका विरोध किया पिछले साल कि भाई हमारे पास तो निकल रहा है 62 किलो 60 किलो, और आप हमसे रिकवरी कर रहे हैं 67 किलो की। एक मानक है, पूरे देश में 67 किलो का मानक है। तो IIT खड़गपुर को इसकी रिसर्च के लिए एक इस पे पूरा प्रोजेक्ट दिया गया था। वो भी एक बड़ा आगे का मुद्दा है। तो फिलहाल ये मुद्दा आया दोनों में कि हमने पूसा 44 छोड़ा, अब यहाँ आए तो हमने 5 किलो का नुकसान होने लगा उसमें। रिकवरी में एक अलग समस्या पैदा हो गई। तो लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कि ठीक है, 5 किलो की बात है, आप चलाइए। पानी का संकट उससे भी बड़ा है। तो 5 किलो से बड़ा है पानी का संकट है। तो पानी के संकट की वजह से इसको हम देखेंगे। आप इसकी रोपाई करिए। दूसरी वैरायटी पे भी काम चल रहा है। अच्छा, तो
अभी हो सकता है कि एक आध और वैरायटी वहाँ पे बैन की जाए। हाँ। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में साठा को बैन साठा किया धान गया बैन है, जी। जो लंबे ड्यूरेशन की है। तो और भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि कैसे कम पानी में ये धान की फसल हो, कम ड्यूरेशन में हो। और एक और चीज़ है DSR की, डायरेक्ट सीडिंग हो, कि उसमें जो सीधी बिजाई वाली बात हो। तो तमाम प्रयत्न जारी हैं, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ी सफलता मुझे नहीं लगता कि हाथ लगेगी। सफलता तब हाथ लगेगी जब धान को रिप्लेस किया जाएगा। और वैसे अब तक जब से हम बात शुरू कर रहे हैं 60 से अब तक सिर्फ 2 ही वैरायटी आई है धान की, एक 44 और नहीं, एक बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे बासमती में हमने देखा कि 1121 सिरमौर है उसका, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती है। पूसा 44 बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो बैन हो गई हाँ, उसको बैन कर दिया उसके गया। बाद अभी जो ज्यादातर लोग उगा रहे होंगे PR 126 दूसरी आई है, या जो नॉन बासमती नहीं उगा रहे, जो बासमती उगा रहे हैं वो 1121 वो बासमती की वैरायटी। मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऑप्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा। लेकिन ये होता है कि आपने किसी चीज का स्वाद चख लिया कि ये बहुत अच्छा है, तो वो यूज्ड टू हो गए उसको लेकर, उसी के साथ जुड़े हाँ भाई चलिए पूसा 44 हम लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं, आस पड़ोस के लगाते हैं, सब लोग लगा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये आखिर रिप्लेस कैसे किया जाए। रिप्लेस करने में जब हम देखते हैं तो किसान भी धान छोड़ना चाहता है। पंजाब के तमाम किसान बात करते हैं, हरियाणा के किसान धान छोड़ना चाहते हैं। अभी जो धान छोड़ने पे 7,000 रुपये प्रोत्साहन देने की बात थी, हरियाणा में 8,000 हो गया, वहाँ 7,000 है, वहाँ भी शुरू हुआ, देर से शुरू हुआ लेकिन शुरू हुआ। अब उसको थोड़ा थोड़ा किसान छोड़ रहे हैं, लेकिन धान छोड़ने पे जो दूसरी फसलें हैं उन पे रिटर्न नहीं है उतना। जैसे एक डेटा मैं बता देता हूँ, मुझे याद है कि पंजाब में धान पे जो रिटर्न है, जितना पैसा लगाता है किसान, धान पे रिटर्न है 150% का। अच्छा, मतलब 150% का फायदा होता है धान के रिटर्न पे, धान की फसल पे। और गेहूं की फसल पे 172% का रिटर्न है। सरसों की फसल पे 136% का रिटर्न है, 125% का के आसपास का रिटर्न है। इतना ही रिटर्न लगभग वहाँ पे कॉटन पे है। मक्के के रिटर्न है करीब 6% का रिटर्न है। सिर्फ 6%? हाँ। मक्का अगर उगाएगा किसान तो सिर्फ 6% का फायदा होगा। मूंग पे जो रिटर्न है 248% का रिटर्न होगा। अच्छा, मूंग पे ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। दलहन फसल है तो मूंग की जगह अब लेकिन मूंग जो है समर क्रॉप है, उस वक्त धान नहीं होता। तो ये देखने की जरूरत है कि 150% का रिटर्न छोड़ के किसान अगर दूसरी फसल पे जाता है, मान लीजिए किसी पे सिर्फ 50% का रिटर्न है, तो उसको जो 100% का उसका डेफिसिट है वो कौन भरपाई करेगा। उसके लिए सरकार को एक पूरा प्लान ले आना पड़ेगा, पूरा 10 साल 12 साल 15 साल का प्लान ले आना पड़ेगा। जैसे गरीब राज्यों में हमने शुरू किया कि हम GST कम कर देंगे, टैक्स कम कर देंगे। जैसे उत्तराखंड को रिबेट दी सरकार ने, उत्तरांचल वहाँ पे हिमाचल को रिबेट दी, तो नॉर्थ ईस्ट को हमने रिबेट दी हुई है कि वो मुख्य धारा में जुड़े। इसी तरह से अगर पंजाब को धान रिप्लेस करना है तो वहाँ पे एक मोटा पैकेज चाहिए कि किसान दूसरी फसलों पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनको जो शिफ्ट होने में जो घाटा उसको कंपनसेट सरकार करे, तब ये धान छूटेगा, वरना धान नहीं छूटेगा। और मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि बासमती धान छोड़ दें किसान, नहीं, बासमती की अपनी खेती करें, नॉन बासमती जरूर छोड़ देना चाहिए उन्हें, क्योंकि बासमती हमारा प्रीमियम राइस है, पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न उसमें निकलता है। तो बासमती नहीं छोड़ना चाहिए, नॉन बासमती छोड़ना चाहिए। मतलब एक साथ हम बड़े बदलाव की बात नहीं करें, लेकिन आपको ये आपका ये कहना है कि मुझे लगता है कि शुरू होना चाहिए, पूरा पैकेज एक होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट दे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी दे। अगर आप करना चाहते हैं तो जो अगर 150% का रिटर्न है उसे कम से कम 150% का रिटर्न आप दिला दीजिए। एक हेक्टेयर में 1,36,000 रुपए का धान निकलता है पंजाब में। तो उतना अगर मूंग में ज्यादा है रिटर्न है, लेकिन मूंग जरूर नहीं कि धान के वक्त ही समर क्रॉप है मूंग वहाँ पे। तो आप धान की जगह मान लीजिए आप सोयाबीन लगवाना चाहते हैं तो बहुत देर से रोक रही हो नहीं रहा। कोई नहीं, हाँ, आप कह रहे थे मान लीजिए आप, हाँ, धान की जगह सोयाबीन लगाना चाहते हैं या कोई और चीज ले आना चाहते हैं, कोई भी फसल करना चाहते हैं, जो भी उस सीजन में फसल होती है, तो उसको आपको इंश्योर करना पड़ेगा, जो उसमें घाटा हो रहा है उस घाटे को सरकार कंपनसेट करे, दोनों मिलके कंपनसेट कर ले, तब जा करके होगा। सिर्फ किसान के कंधे पे
सब कुछ लादने से काम नहीं बनेगा। काम नहीं चलेगा। तो एक बड़ा फैक्ट जो हमारे सामने आ रहा है बार बार कि पंजाब में पानी का संकट है और लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह धान है। और जो ओपी जी ने बात बताई हमें, उससे ये सामने आ रहा है कि हाँ, धान को हटाना पड़ेगा पंजाब से, लेकिन एक साथ हटाना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत मुनाफे वाली फसल हो चुकी है, क्योंकि सरकार पूरी एमएसपी पे खरीद लेती है। तो अब सरकार के सामने दो सवाल हम छोड़कर इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, वो ये कि जो पंजाब में पानी का संकट है उससे लड़ने और उससे बचाव के लिए सरकार को एक प्रपोजल, एक प्रोजेक्ट और पूरे एक खांचा तैयार करना चाहिए कि कैसे किसान उससे डील करे, बजाय कि किसान को इसका आरोपी बनाने के, किसान के साथ खड़े होके सॉल्यूशन सामने लाने चाहिए, ताकि पंजाब में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो और फसलों की तरफ भी किसान आगे बढ़े, उन्हें घाटा भी ना हो, और जो पानी का संकट है, बड़ा संकट, वो भी कम हो, दूर हो पानी नहीं, पराली का भी संकट दूर पराली होगा। का भी दोनों संकट, भी। बिल्कुल दोनों संकट जो है वो दूर हो सके। इन्हीं सारे तमाम मुद्दों के लिए खेती किसानी से जुड़े आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।